टॉपिक की भी एक्सप्लेनेशन दूं। तो बस 1-2 मिनट वेट करें, बच्चों को जैसे से आने दें। ठीक है जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और बेटा मुझे अगर आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछने हैं वो व्हाट्सएप पे पूछेंगे, और मुझे कोई एक बच्चा अगर मैसेज करके बता दे कि मेरी आवाज और स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है बेटा। ठीक है जी। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए जी। ये है पेपर आपके सामने। इसकी मार्क स्कीम भी मैं जो है ना नीचे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा क्लास के बाद। क्वेश्चन नंबर 1, द मोस्ट कॉमन जिंक मिनरल जो है contain zinc 2 sulfide, complete the electrons in boxes to show the electronic configuration of zinc 2। अब बेटा देखें, जिंक जो है ना, इसके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 30 होते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d10। आपने बेटा ये करना है कि जिंक 2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। जिंक 2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपने लूज करने हैं ना। तो आपको पता है कि जब भी ट्रांजिशन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो 4s इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फर्स्ट। तो आप 4s के इलेक्ट्रॉन को बेटा 0 कर देंगे, और बाकी आपने 3d के इलेक्ट्रॉन फिल करने। ठीक है जी। तो यहां पर अब जरा देखें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी। 3d के बेटा देखें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 उसने मेंशन ही नहीं किया। और 3d10 जो है, 3d10 ये आप बेटा यहां फिल कर देंगे। 4s 0 है और 4p भी आपके पास 0 आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट देखें, बोन हैबर साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंप्लीट फिगर 1.2 टू शो द बोन हैबर डायग्राम फॉर द जिंक सल्फाइड। देखिए ये तो आपको नजर आ रहा है कि जो आयोनिक कंपाउंड है दैट इज जिंक सल्फाइड, और दिस इज फॉर्मेशन। फॉर्मेशन किससे होता है बेटा? फॉर्मेशन होता है फ्रॉम इट्स एलिमेंट। तो आपने जिंक सल्फाइड बनाना है फ्रॉम इट्स एलिमेंट। तो आपने करना क्या जी? इंक्लूड द स्टेट सिंबल ऑफ द रेलिवेंट स्पीशीज। आपने स्टेट सिंबल्स डालने हैं। तो जिंक सल्फाइड को बनाना है फ्रॉम इट्स एलिमेंट, तो यहां लिखेंगे आप जिंक सॉलिड और सल्फर बेटा सॉलिड। ठीक है जी। अगर कोई बच्चा S8 लिखता है तो वो भी ठीक होगा, S8। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि S8 जनरली वो आपसे नहीं लिखवाता, समटाइम खुद वो इस तरह S8 लिख देता है और कहता है जिसको एटॉमिक फॉर्म में लेके जाए। लेकिन जब आपसे पूछे कि एलिमेंट, तो आप सल्फर को एज एन एलिमेंट S ही लिखेंगे, S8 नहीं लिखेंगे। ठीक है। लेकिन अगर वो ये पूछता है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर, तो फिर आपने S8 कहना होगा। अच्छा अब देखिए आगे। ये तो हो गया फॉर्मेशन ना, कि आपके पास जिंक सल्फाइड बन रहा है फ्रॉम इट्स एलिमेंट। अब बेटा वो एटमाइजेशन कर रहा है जिंक की। एटमाइजेशन में क्या होता है कि जो मेटालिक बॉन्ड है वो आप ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये जिंक सॉलिड जो है, जिंक सॉलिड, इसकी एटमाइजेशन होगी तो ये जिंक गैस में आ जाएगा। दिस इज द एटमाइजेशन। और आपके पास सल्फर, एक बच्चा पूछता है कि सल्फर गैस नहीं होती। नहीं भाई, सल्फर इज सॉलिड। सल्फर के जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो बेटा गैस होते हैं। ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ठीक है, वो आपके गैस होंगे। और बेटा यहां पर आपके पास ये ऐसे ही आ जाएगा जी। सल्फर सॉलिड फॉर्म में ही है, राइट। अब देखें, अब वो क्या कर रहा है।
देखिए इसने पहले क्या किया था जी, एटमाइजेशन जिंक की, तो मैंने जिंक सॉलिड को गैस में ले गया, सल्फर को नहीं छेड़ा। अब वो कह रहा है कि एटमाइजेशन ऑफ सल्फर, एटमाइजेशन ऑफ सल्फर होगी तो जिंक को तो ऐसे ही रखे ना, लेकिन जो सल्फर है ना सॉलिड, वो सल्फर सॉलिड किस पे जाएगा, सल्फर गैस पे जाएगा। तो ये एटमाइजेशन ऑफ सल्फर हो गया। अब आ जाए IE1, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जिंक में से पहला इलेक्ट्रॉन बेटा आपने निकालना है। आपको पता है कि किसी भी एटम से जब इलेक्ट्रॉन, किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे तो आपका सब्सटेंस गैसियस एटॉमिक फॉर्म में होना चाहिए। तो ये जिंक 1+ गैस, ठीक है, और सल्फर गैस, और ये एक इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने लूज किया है। अब बेटा ये IE2 मतलब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो हो रही है, आपने जिंक से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये सल्फर और ये 2 इलेक्ट्रॉन जिंक से निकले हुए हैं। अब EA1 इलेक्ट्रॉन, देखिए ये डाउनवर्ड आ रहा है, दिस इज एक्सोथर्मिक ना। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको पता है इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रही है, तो इसलिए डाउनवर्ड एरो आ रहा है, राइट। अब आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, उसने खुद लिखा हुआ बेटा, ये आपके पास आ गया। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखिए, नेगेटिव आयन के अंदर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो रिपल्जन होगी ना, तो इस रिपल्जन को मिनिमाइज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा हीट एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। आप जब एक्स्ट्रा हीट एनर्जी देंगे, एक्स्ट्रा हीट एनर्जी आप देंगे, जिसकी वजह से ये सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक होता है, और ये आपके पास बेटा बन गया। और फिर क्या होगा, ये देखें जिंक सल्फाइड बन रहा है फ्रॉम इट्स गैसियस आयन, तो दिस इज द लैटिस एनर्जी। तो ये बेटा आपको यहाँ पर ये सारा काम करना है, राइट। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिस्क्राइब द ट्रेंड इन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 16 फ्रॉम सल्फर टू टिलेरियम। बट आपको मैं एक बात बताऊं कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो मेनली डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब वो आपसे कह रहा है कि सल्फर, सिलेनियम, टिलेरियम। क्वेश्चन आप रूबा क्वेश्चन पूछ रही है कि सर एटमाइजेशन में सल्फर गैस नहीं लिखेंगे, तो बिल्कुल लिखेंगे बेटा, सल्फर गैस लिखेंगे। तो मैंने कहा नहीं लिखा रूबा, हमने हर जगह लिखा हुआ है। ये तो बेटा आपके एलिमेंट्स थे ना, तो एलिमेंट्स में तो नहीं लिखेंगे ना। एटमाइजेशन जब आप करेंगे सल्फर की, तो ये देखें ये एटमाइजेशन हो रही है इधर, तो यहाँ गैस लिखा है ना हमने। यहाँ तो एटमाइजेशन नहीं हुई थी ना अभी बेटा, नीचे वाले में, नीचे वाले में तो एटमाइजेशन ऑफ जिंक थी, तो जिंक को हमने गैस लिखा है, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बतानी है सिलेनियम, सल्फर, सिलेनियम एंड टिलेरियम। अब आपको नजर आ रहा है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। सल्फर हैज 3 शेल, सिलेनियम हैज 4 शेल एंड टिलेरियम हैज 5 शेल। तो बेटा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस के बढ़ने से ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, लेस एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। तो आपने पहली बात ये बतानी है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकम्स लेस एक्सोथर्मिक डाउन द ग्रुप। लेस एक्सोथर्मिक का मतलब समझ आ रहा है ना बेटा, लेस एक्सोथर्मिक इसलिए कि सल्फर इलेक्ट्रॉन गेन करके S-1 में, सिलेनियम इलेक्ट्रॉन गेन करके Se-1 में, लेकिन बेटा सल्फर का साइज ना स्मॉल होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा ना, तो स्ट्रांग अट्रैक्शन होगी सल्फर के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, तो मोर एनर्जी इज रिलीज, तो ये मोर एक्सोथर्मिक होगा। लेकिन जैसे जैसे नीचे आएंगे एटम का साइज बिगर हो रहा है, जिसकी वजह से वो लेस एक्सोथर्मिक हो रहा है। अब आपने बताना है कि लेस एक्सोथर्मिक क्यों हो रहा है, मोर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मोर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। और जब शील्डिंग इलेक्ट्रॉन, या आप ये भी कह सकते हैं कि बिगर एटॉमिक साइज, बिगर एटॉमिक साइज भी कह सकते हैं। अच्छा बेटा इसका इफेक्ट बताइए ना, कि अगर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टुवर्ड्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है, तो क्या होगा, लेस अट्रैक्शन फॉर द न्यूक्लियस, वीकर अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस। बेटा जो नया इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है ना, तो उसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से क्या हो जाएगी, कम। आगे चलते हैं, व्हाई द लैटिस एनर्जी ऑफ जिंक ऑक्साइड। जी बेटा लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो ही जिंक ऑक्साइड इज मोर एक्सोथर्मिक देन जिंक सल्फाइड। बड़ा सिंपल है, जिंक ऑक्साइड और जिंक सल्फाइड Zn2+ दोनों में कॉमन है, ऑक्सीजन 2- सल्फर 2-। अब मेरी बात सुने, लैटिस एनर्जी बेसिकली क्या होती है,
दो ऑपोजिटली चार्ज आइंस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि दो आइंस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी स्ट्रॉन्गर है कितनी वीकर है। तो देखें जिंक ऑक्साइड के अंदर ये Zn है और ये आपका ऑक्साइड है, और जिंक सल्फाइड के अंदर बेटा ये आपका Zn है, एक ही साइज है लेकिन सल्फाइड का साइज बिगर हो रहा है ना। तो अब देखें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन किधर होगी, ऊपर वाले में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी। जब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी तो मोर एनर्जी इज रिलीज। आप ये बताएंगे कि व्हाई द लैटिस एनर्जी ऑफ जिंक ऑक्साइड इज मोर एक्सोथर्मिक। आप बताएंगे ऑक्साइड आइन हैज स्मॉलर रेडियस, या आप ये भी कह सकते हैं मोर चार्ज डेंसिटी। मोर चार्ज, देखिए चार्ज सेम है लेकिन चार्ज डेंसिटी का जब बात आएगी ना तो वो वॉल्यूम की बात करेगा कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज छोटे से एरिया में, सल्फर के ऊपर -2 चार्ज बिगर एरिया में, तो सल्फर के ऊपर जो चार्ज है वो लेस डेंस है, जबकि ऑक्सीजन के ऊपर जो -2 है वो डेंस है, छोटे से एरिया में -2 चार्ज है ना तो वो ज्यादा डेंसिटी है। तो इसलिए आप बता दें कि ऑक्साइड आइन हैज स्मॉलर रेडियस या मोर चार्ज डेंसिटी, जिसकी वजह से क्या होगा, इट विल अट्रैक्ट द जिंक आइन स्ट्रांगली, इट विल अट्रैक्ट द जिंक आइन स्ट्रांगली। बेटा आप लोग कोशिश ये करें कि साथ साथ खुद भी सॉल्व करें, सिर्फ सुनेंगे नहीं, सिर्फ सुनने से तो नहीं आएगा ना बेटा, आप लोगों को खुद भी सॉल्व करना है, ठीक है जी। अच्छा आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड इन 2 स्टेप्स एज शोन। स्टेप 1 देखें, जिंक सॉलिड ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, और सेकंड स्टेप में जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन करके जिंक यहां सेपरेट हो गया। रिएक्शन कैरिड आउट एट 800 डिग्री सेल्सियस, प्रेडिक्ट द साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज फॉर दिस रिएक्शंस इन स्टेप 1। बट अब स्टेप 1 में अगर आप नोट करें स्टेप 1, तो स्टेप 1 के अंदर एंट्रोपी क्या हो रही है, देखिए सॉलिड और सॉलिड, यहाँ 3 मोल गैस 2 मोल गैस में जा रहा है। 3 मोल गैस मतलब पहले ज्यादा डिसऑर्डर था और वो 2 मोल गैस में जा रहा है, मतलब कम डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है। तो डिसऑर्डर कम हो रहा है ना, 3 मोल से 2 मोल गैस के बन रहे हैं, तो आप ये बताएंगे कि एंट्रोपी कम हो रही है, और जब भी एंट्रोपी कम होती है तो डेल्टा एस इज नेगेटिव, और नेगेटिव होने की रीजन ये होगी कि देयर इज मोर number of moles of gaseous reactants than the gaseous product. More gas moles on reactant side than product. प्रोडक्ट के मुकाबले में जो रिएक्टेंट्स हैं वहां पर ज्यादा मोल्स आ रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे वो ये कह रहा है कि स्टेप 2 के अंदर आपने एंट्रोपी चेंज बताना है भाई। स्टेप 2 जो है ना ये रिएक्शन है भाई, जिंक ऑक्साइड है, कार्बन है, और जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, आपने इसमें एंट्रोपी चेंज बताना है। एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम का मतलब होता है कि रिएक्शन की एंट्रोपी, रिएक्शन या सिस्टम एक ही बात है। तो इसमें बेटा क्या क्या होगा, डेल्टा एस नॉट ऑफ सिस्टम, आपने जो प्रोडक्ट की एंट्रोपी है उसको माइनस करना है रिएक्टेंट की एंट्रोपी के साथ। तो प्रोडक्ट में कौन आ रहा है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक 50 और कार्बन मोनोऑक्साइड 197.7, ये प्रोडक्ट की एंट्रोपी होगी बेटा। इसको माइनस करना है आपने रिएक्टेंट्स की एंट्रोपी के साथ, मोल्स एक जितने हैं, ठीक है, इसके मोल्स का मसला नहीं है, एक एक मोल है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन, मल्टीप्लाई किसी से नहीं करना आपने, 43.7 और प्लस 5.7, ये बेटा आपने रिएक्टेंट्स की एंट्रोपी से माइनस करना है, ठीक है। आप जरा इसको माइनस करें तो क्या आएगा, देखिए आप ऐसे गेस कर लें यहां देख कर ही कि एंट्रोपी बढ़नी चाहिए कम होनी चाहिए जी, सॉलिड से गैस बन रहा है, बढ़नी चाहिए ना, तो आपका आंसर देखें पॉजिटिव में आना चाहिए। आपका जो आंसर आ रहा है वो +199.1, ठीक है, तो ये एंट्रोपी आपकी बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, जिसमें आपने डेल्टा जी निकालना है। एन इक्वेशन फॉर द डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ जिंक सल्फाइड बाय कार्बन इज शोन। जिंक सल्फाइड का कार्बन से रिएक्शन हो रहा है, जिंक बन रहा है और CS2 बन रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है ना क्योंकि गैस बन रही है, इसलिए एंट्रोपी पॉजिटिव में आ रही है, ठीक है। द रिएक्शन इज नॉट फिजिबल एट 800, कैलकुलेट द डेल्टा जी। बेटा डेल्टा जी का फॉर्मूला देख लें, डेल्टा जी जो होता है डेल्टा H माइनस T डॉट डेल्टा S, यूनिट कन्वर्जन यहाँ पर वो बेसिकली चेक करना चाहते हैं। डेल्टा जी आपको पता है किलो जूल्स पर मोल में आता है,
इसका मतलब है डेल्टा एच भी किलो जूल्स पर मोल में होना चाहिए। टेम्परेचर तो केल्विन में आ रहा है बेटा, और डेल्टा एस वैसे किस में आ रहा होता है बताएं? डेल्टा एस जो है ना, इसकी यूनिट होती है जूल्स पर केल्विन पर मोल, लेकिन आपको पता है डेल्टा जी निकालना है, इसलिए जो डेल्टा एस है ना, इसके जूल्स को किलो जूल्स में कन्वर्ट करना है। तो ये डेल्टा एस जो होगा ये डिवाइडेड बाय 1000 होगा, ठीक है, इसको डिवाइडेड बाय 1000 लाजमी करना है। तो डेल्टा जी, डेल्टा एच क्या आ रहा है प्लस 733 माइनस टेम्परेचर कितना है बेटा 800 डिग्री। बेटा इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, 800 को आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो 800 प्लस 273, ठीक है, इनटू डेल्टा एस कितना है जी 218 डिवाइडेड बाय 1000। ये समझ आ रही है ना, डिवाइडेड बाय 1000 क्यों किया बेटा? डिवाइडेड बाय 1000 इसलिए किया है कि जो एंट्रोपी है उसकी यूनिट जूल्स में है, और आपको डेल्टा जी निकालना है, डेल्टा जी की यूनिट किलो जूल्स में है। और ये जो बेटा टेम्परेचर आपको नजर आ रहा है ये इन केल्विन होता है, तो इसलिए मैंने 800 के अंदर प्लस 273 ऐड करना है। तो अब आप बेटा इस सारे को सॉल्व कर लें। तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है? प्लस 499। ये आंसर आपके पास बेटा पॉजिटिव में आ रहा है ना, और बहुत ज्यादा बिगर वैल्यू है। तो क्या कहते हैं जी कि रिएक्शन फिजिबल है? नो, दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, क्योंकि डेल्टा जी जब नेगेटिव में होता है तो तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रहा होता है खुद ब खुद, तभी तो देखें ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो आपको उसने बताया भी हुआ कि रिएक्शन इज नॉट फिजिबल एट 800 डिग्री सेल्सियस। यहीं से आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपका आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन इज नॉट फिजिबल एट 800। अच्छा आगे चले। Zinc nitrate undergo thermal decomposition when heated. The reaction is similar to the thermal decomposition of group 2 nitrate. Construct an equation for the thermal decomposition of zinc nitrate. बेटा zinc nitrate की decomposition करनी है, बिल्कुल ग्रुप 2 नाइट्रेट्स की तरह वो कह रहा है। तो इसका मतलब है कि जिंक ऑक्साइड बनेगा, मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, रेडिश ब्राउन कलर की गैस होगी, और हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस बनेगी, ठीक है जी। तो ये आपके पास रिएक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने कुछ एलिमेंट्स आइंस के रेडियस दिए हुए हैं, एंड स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिडिक्ट स्टेट एंड एक्सप्लेन द ट्रेंड इन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 नाइट्रेट्स डाउन द ग्रुप। बट आपको एक बात बताऊं, ये बात मैं हर दफा, आपको पता है कि ये क्वेश्चन हर पेपर में आता है, ठीक है। मैं आपको कार्बोनेट या नाइट्रेट वाली एग्जांपल से जल्दी से बता देता हूं कि होता क्या है। मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम 2+ एंड बेरियम 2+। डाउन द ग्रुप साइज बड़ा हो रहा है ना, ये नाइट्रेट है बेटा सपोज, ठीक है जी, ये आपके पास नाइट्रेट यहां पर भी है। अब देखें होता क्या है, मैग्नीशियम जो है ना, मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचेगा नहीं खींचेगा? बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा। बेरियम भी अट्रैक्ट करेगा। आपके ख्याल में स्ट्रांगली अट्रैक्ट कौन करेगा भाई? स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या करता है, इस ऑक्सीजन को अपनी तरफ इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा कि जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ है ना, ये बहुत बढ़ जाती है। इसी को तो बेटा बोलते हैं कि ये पोलराइजेशन हो गई जी, नाइट्रेट में मोर पोलराइजेशन, क्योंकि मैग्नीशियम नाइट्रेट के इलेक्ट्रॉन सारे अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप जरा सुनते जाएं जल्दी से, कि स्मॉलर, जितना स्मॉलर साइज होगा ना, स्मॉलर केटायनिक साइज, स्मॉलर केटायनिक साइज होगा, तो इसका इसको आप क्या कहेंगे? मोर पोलराइजिंग पावर। आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जो पोलराइजिंग पावर है ना बेटा, ये पोलराइजिंग पावर केटाइंस की प्रॉपर्टी होती है, और ये के जो पोलराइजिंग पावर है ये क्या होगा, ये नेगेटिव आयंस को पोलराइज करते हैं। तो मैग्नीशियम का स्मॉल साइज है, इसके पास पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो क्या करेगा बेटा, इसका इफेक्ट ये होगा, इफेक्ट जरा देखें, मोर पोलराइजेशन इन नाइट्रेट। ये आंसर्स हैं बेटा जो आपने लिखने हैं, मोर पोलराइजेशन इन नाइट्रेट आइन। या अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप ये लिखें कि मोर वीकनिंग ऑफ एनो बॉन्ड। एनो बॉन्ड बेटा बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, इसके से जल्दी से टूटेगा।
ठीक है, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट इज अनस्टेबल, ये थर्मली लीस्ट स्टेबल है, वो जल्दी से डिकम्पोज होगा। जबकि बेरियम नाइट्रेट में क्या होगा, बेरियम का साइज बिगर है तो वो ऑक्सीजन को खींचेगा नहीं, और ऑक्सीजन को नहीं खींचेगा तो बॉन्ड लेंथ उसकी बेटा इतनी वीक नहीं होगी। तो ये सारी बातें आपने यहाँ पर बतानी है। कह रहे स्टेट एंड एक्सप्लेन द ट्रेंड इन थर्मल स्टेबिलिटी, तो आपने ये बताना है जी कि डाउन द ग्रुप थर्मल, देखें मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये एक ग्रुप है। जिंक तो उसने अगले क्वेश्चन के लिए आपसे पूछा हुआ है, तो आप इस ग्रुप में बताएं कि डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है बेटा, क्योंकि आप बताएंगे कीटायनिक साइज इंक्रीज हो रहा है, कीटायनिक साइज बेटा आपका बढ़ रहा है, और लेस पोलराइजेशन इन नाइट्रेट आयन, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि यूज टेबल 1.2 टू सजेस्ट व्हिच ग्रुप 2 नाइट्रेट आर लेस थर्मली स्टेबल देन जिंक नाइट्रेट, कि ग्रुप 2 नाइट्रेट में ऐसा बताएं जो जिंक नाइट्रेट से भी ज्यादा अनस्टेबल है। देखिए जितना केटाइन का साइज स्मॉल होगा वो उतना थर्मली अनस्टेबल होगा। तो कौन सा ऐसा केटाइन है जिसका साइज जिंक से भी छोटा है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम बेटा आपके पास एक ऐसा नाइट्रेट होगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट, जो कि जिंक नाइट्रेट से भी ज्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि मैग्नीशियम का साइज जिंक के साइज से भी स्मॉल है, ठीक है। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट, रीजन वही है कि मैग्नीशियम नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट में मैग्नीशियम हैज smaller cationic radius, the more polarization in nitrate ion. But second question पर आए, hypophosphorus acid is an inorganic acid. The conjugate base of hypophosphorus acid is this. Give the formula of acid. बेटा ये बेस है, तो बेस से एसिड पता क्या है, ये कॉन्जुगेट एसिड और बेस में क्या फर्क होता है, तो सुने, जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता है ना बेटा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, इसमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, किसका, एक प्रोटॉन का। तो ये उसने बताया हुआ कॉन्जुगेट बेस है, और वो कह रहा है कि आप इसका एसिड बनाएं तो आप इसमें एक प्रोटॉन ऐड कर दें। जब आप प्रोटॉन ऐड करेंगे ये बनेगा H3PO2। बेटा ये देखिए ये एसिड है और ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। आप चेक कर सकते हैं कि इन दोनों में क्या एक प्रोटॉन का डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये एसिड क्यों है बेटा, क्योंकि इट इज डोनेटिंग द प्रोटॉन। ये बेस क्यों है बेटा, क्योंकि इट इज एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन, क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो होता है उसमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, इसलिए फॉर्मूला क्या बनेगा, H3PO2। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, H2PO2 माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट बेटा कौन होता है, विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसकी ई नॉट वैल्यू क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए। जितना ई नॉट वैल्यू नेगेटिव होती है उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो H2PO2 माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस द मेटल केटाइन विदाउट द नीड फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। इक्वेशन 1 बेटा उसने आपको दी है, एग्जांपल इक्वेशन 1 में देखें कि रिएक्शन आपके सामने है, इसमें HPO3 माइनस और H2PO2 और OH अल्कली, ये बस तीन चीजें ध्यान में रखें कि ये इस रिएक्शन में है, वाटर भी है। इन एन एक्सपेरिमेंट एन अल्कलाइन HPO3 माइनस स्लैश H2PO2 माइनस हाफ सेल इज कंस्ट्रक्टेड। अल्कलाइन का मतलब बेटा OH भी है, ठीक है। आपने एक बीकर लिया और बीकर के अंदर HPO3 माइनस और H2PO2 माइनस 1, ये दोनों बेटा आयन उसमें प्रेजेंट है, ठीक है ना। लेकिन आपने क्या किया, सुने, आपने बेटा ये किया कि जो हाफ सेल आपने बनाया है ना, जो बात कर रहा है हाफ सेल की, HPO3 माइनस और H2PO2 माइनस, और ये प्लेटिनम है, ये हाफ सेल है। आपने बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन तो ये होती ना कि आप दोनों की कंसेंट्रेशन कितनी लेते, 1 मोल और 1 मोल, लेकिन आपने ये जो हाफ सेल बनाया उसमें H2PO2 माइनस 1 की कंसेंट्रेशन ली है इतनी 0.05। ये कितना लिया आपने, 0.05। आप जरा बताएं क्या ये स्टैंडर्ड कंडीशन है? स्टैंडर्ड कंडीशन तो होती है कि अगर H2PO2 माइनस भी 1 मोल होता और ये HPO3 माइनस 2 भी 1 मोल होता, ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है बेटा,
ठीक है, तो अब उसने जो सेल बनाया है उसमें H2PO2 माइनस की कंसेंट्रेशन 0.5 मोल रखी है, मतलब इसकी कंसेंट्रेशन कम है, तो रिएक्शन किधर मूव करेगा भाई? आपने H2PO2 माइनस की कंसेंट्रेशन कम कर दिया, तो सोचें रिएक्शन किधर जाएगा? हाँ बेटा, रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, रिएक्शन राइट साइड पे जाएगा, क्योंकि आपने इसकी कंसेंट्रेशन जो कम की है, तो रिएक्शन मिक्सचर मजीद H2PO2 माइनस 1 बनाएगा। जब बेटा रिएक्शन मजीद H2PO2 माइनस 1 बनाएगा, तो बताएं इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ रहे हैं या लूज करने पड़ रहे हैं? अगर रिएक्शन राइट साइड पे जा रहा है तो मजीद इलेक्ट्रॉन गेन होंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन गेन होने की एबिलिटी बढ़ रही है। जब भी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हो तो ई नॉट वैल्यू के साथ क्या होता है, ई नॉट वैल्यू मोर पॉजिटिव हो जाती है, इट शुड बी मोर पॉजिटिव। तो क्या होना चाहिए? मोर पॉजिटिव। तो उसके कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक हाफ सेल बनाएं और उस पर स्टैंडर्ड कंडीशन ना रखें, बल्कि आप 1 से कम कर दें H2PO2 माइनस 1 की कंसेंट्रेशन, तो वो कह रहा है कि प्रिडिक्ट हाउ द वैल्यू ऑफ ई ऑफ दिस सेल डिफर फ्रॉम इट्स ई नॉट वैल्यू। ई नॉट से वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी कम हो जाएगी? तो आप ये बताएंगे कि जब आपने कंसेंट्रेशन कम की बाय डिक्रीजिंग द concentration of H2PO2 minus position of equilibrium, shift होगा towards right hand side and E value जो है becomes more positive, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, या लेस नेगेटिव भी आप कह सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। नेक्स्ट देखें, the chromium plus 3 slash chromium half cell has a standard electrode potential of minus 0.74. An electrochemical cell consists of an alkaline solution, this and a chromium. Calculate the standard cell potential. अब देखिए मैं आपको दोनों की ना वैल्यूज बता देता हूं। एक तो है क्रोमियम 3 से क्रोमियम में जा रहा है, इसने यहाँ क्वेश्चन में बताया हुआ है, कुछ डाटा दिया हुआ है बेटा, चेक कर लेते हैं एक मिनट। आखिर में देना चाहिए उसको, क्योंकि ये लेटेस्ट पेपर है इसमें, तो बेटा मिनट चेक करते हैं, आखिर में बेटा लाजमी दिया होगा उसने। हैरानगी बेटा, इसमें डाटा इसने क्यों नहीं दिया हुआ, क्योंकि तो लेटेस्ट पेपर है, इसमें डाटा होना चाहिए, क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ कहीं से। बेटा मिनट चेक करते हैं, इसका तो दिया हुआ है ना, माइनस 1.57 तो दिया हुआ है, क्रोमियम का भी दिया हुआ है बेटा, ये देखिए ये दिया हुआ है, ठीक है जी, दोनों का दिया हुआ है। ये देखें, ये क्रोमियम 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्रोमियम में जा रहा है, और इसकी ई नॉट वैल्यू है माइनस 0.74, ठीक है। और दूसरी बेटे जो हाफ इक्वेशन है वो देखें, वो ये है, दूसरी हाफ इक्वेशन ये है HPO3 माइनस H2PO2 माइनस 1। और ये आ रहा है बेटा प्लस 1.57, सॉरी माइनस 1.57। अब जरा देखें, ये दोनों की ई नॉट वैल्यूज मैंने आपको बता दी, ये दो हाफ इक्वेशन। आपने ई नॉट ऑफ सेल निकालना है, बहुत ही आसान सी बात है। देखें, जिसकी ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। आप कहेंगे पॉजिटिव तो किसी के भी नहीं है, तो ठीक है, जिसकी लेस नेगेटिव होगी उसको पॉजिटिव कह दें। लेस नेगेटिव कौन है? क्रोमियम। तो क्रोमियम बेटा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्वेश्चन ये जी, हाउ डू वी नो क्रोमियम प्लस 3 रिजल्ट इन क्रोमियम नहीं है? पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछा, तो समझ नहीं आई बेटा। ऊपर क्वेश्चन देखें, यहाँ लिखा हुआ है क्रोमियम 3 प्लस से क्रोमियम में जा रहा है, ये देखिए क्रोमियम 3 प्लस स्लैश क्रोमियम, तो इसलिए आपको क्रोमियम 2 वगैरह नहीं लेना। ये देखें जी, ये अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है क्योंकि इसकी ई नॉट वैल्यू मोर पॉजिटिव है, और यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, और ये बेटा आपको फिर इलेक्ट्रॉन लूज करके देगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है।
अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है ई नॉट ऑफ सेल का, ई नॉट ऑफ कैथोड मतलब ई नॉट ऑफ रिडक्शन। ई नॉट ऑफ रिडक्शन क्या है जी, ये वैल्यू है -0.74 माइनस ऑक्सीडेशन क्या आ रही है -1.57। बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल आपके पास आ जाएगा। इसको जरा सॉल्व कर लें तो आपके पास आ रहा है +0.83 वोल्ट। ठीक है जी, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे वो कह रहा है कि आपने डायग्राम कंप्लीट करनी है। कंप्लीट द डायग्राम टू शो हाउ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम 3 क्रोमियम हाफ सेल कैन बी मेजर्ड रिलेटिव टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बहुत ही आसान है। एक तो उसने बेटा ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया हुआ, आपको पता है कैसे मुझे पता चला कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है? तो ये देखें, इसने यहाँ पर डिलीवरी ट्यूब ली है और इस डिलीवरी ट्यूब का मतलब है कि यहाँ पर कोई गैस यूज हो रही है, और गैस कौन सी है उसने ऊपर क्वेश्चन में बताया कि आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे, तो ये हाइड्रोजन गैस है बेटा। ये आपके पास बेटा प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और ये आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है इसको लाजमी आपने मेंशन करना है, ये H आइन है और इसकी कंसेंट्रेशन है 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। दूसरी साइड पर ये सॉल्ट ब्रिज है, इसको भी आप मेंशन करेंगे। देखिए ये मेटल मेटल आइन हाफ सेल है, क्रोमियम और क्रोमियम 3+ मेटल मेटल आइन। तो आप एक इलेक्ट्रोड क्रोमियम का लेंगे, जो सोल्यूशन होगा आपके पास वो क्रोमियम 3 का होगा। कंसेंट्रेशन लाजमी बतानी है 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करेंगे। सॉल्ट ब्रिज को बेटा आपने पूरा करना है, यहां मेंशन करेंगे दिस इज सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अब आप देखें और यहां बताएं, वो कह रहा है कि विच वन इज पॉजिटिव विच वन इज नेगेटिव। तो ये बहुत सिंपल है, आपने ये देखना है जिसकी ई नॉट वैल्यू मोर नेगेटिव होगी वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, सिंपल सी बात। ये कौन सा सेल है भाई, इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोकेमिकल? पिछली क्लास में डिटेल में बताया था। ये कौन सा सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोकेमिकल? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है। वोल्ट मीटर लगा हुआ, सिंपल सी निशानी। दूसरी बात, आपको यहाँ पर बताना है कि पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा है, तो उसकी भी आसान से निशानी बताइए। जिसकी ई नॉट वैल्यू मोर नेगेटिव होगी वो नेगेटिव है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ई नॉट वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव 0.0 सॉरी। और क्रोमियम की ई नॉट वैल्यू उसने बताई हुई है बेटा ऊपर -0.74। इसका मतलब है कि क्रोमियम वाला जो है ना ये नेगेटिव टर्मिनल है, हाइड्रोजन वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, और इलेक्ट्रॉन जो ट्रेवल करेंगे वो नेगेटिव से पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्सटर्नल सर्किट वही होगा जो मैंने एरो ऊपर ड्रॉ कर दिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे कह रहा है कि आप H2PO2-1 reduces the nickel to nickel in alkaline condition। अब बेटा आप पहले निकल की भी इक्वेशन लिख लेना, Ni2+, 2 इलेक्ट्रॉन और Ni। वो कह रहा है कि निकल टू निकल में जा रहा है, तो फिर डेफिनेटली ये इधर जाएगा ना। तो ऊपर वाली इक्वेशन को फ्लिप करके लिख दें। वैसे तो ये 1 मिनट में हो जाता है, लेकिन मैं आपको जरा समझाने के लिए इक्वेशन फ्लिप करते तो जुबानी भी हो सकता है। ठीक है, इक्वेशन 1 को फ्लिप कर रहा हूं बेटा, H2PO2 -3OH it gives HPO3 2 मोल्स ऑफ वाटर और ये 2 इलेक्ट्रॉन। और नीचे वाली इक्वेशन तो ऐसी रहेगी ना, क्योंकि निकल टू निकल में जा रहा है, निकल 2+ 2 इलेक्ट्रॉन और ये निकल। अब बेटा आप जो से कट कैंसिल हो रही है उसको आप कैंसिल कर दें, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कट हो रहे हैं और आपके पास बनेगी इक्वेशन H2। दोनों रिएक्शंस के ना रिएक्टेंट्स को इकट्ठा लिख दें, H2PO2-1 3OH-, वो कह रहे थे ना अल्कलाइन, देखिए अल्कलाइन में हो रहा है, और Ni2+, it gives HPO3 2 मोल्स ऑफ वाटर और साथ में निकल। तो ये इक्वेशन वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी। हाँ, ये बड़ा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होगा। नहीं, ये तो कौन सा है जिसमें वो आपसे, हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है। H2PO2-1 reacts with OH-। नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है जिसमें हाइड्रोजन गैस बेटा बन रही है। टेबल के अंदर देखें, आपके पास H2PO2-1 की कंसेंट्रेशन है, 3 दफा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, OH की कंसेंट्रेशन है, और वॉल्यूम ऑफ H2 गैस बन रहा है इन 60 सेकंड पर क्यूबिक सेंटीमीटर। देखें, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का मतलब समझिए कि अगर आप H2PO2-1 की कंसेंट्रेशन रखें 0.4
OH की कंसेंट्रेशन रखें 2.0, तो आपके पास 60 सेकंड में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर गैस बनी है जी? 6.4 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस बनी है इन 60 सेकेंड्स। ठीक है, और ये जो वॉल्यूम ऑफ H2 है ना, ये रूम कंडीशन पर आ रहा है। यूज द मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है कि एक मोल गैस का वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। एक मोल गैस का कितना वॉल्यूम है? 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो कह रहा है यूज द मोलर वॉल्यूम एंड द डाटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन इन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड। बट ये पर सेकंड तो नहीं है ना, ये तो पर 60 सेकंड बता रहा है, हर 60 सेकंड के बाद। तो आपने क्या बताना है? मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड। और ये है आपके पास वॉल्यूम। पहले तो वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करें ना, पहला काम वॉल्यूम को मोल में लेके जाएं जी। वो कैसे लेके जाएंगे? देखें, रेशियो बना लें। एक मोल में कितने वॉल्यूम होते हैं यहां से देख लें। एक मोल में आते हैं जी 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर रूम टेम्परेचर पर, जिसको आप 24 क्यूबिक सेंटीमीटर कहते हैं। एक मोल में इतना वॉल्यूम आता है। बेटा देखिए 6.4 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने मोल आएंगे, क्योंकि पहले हमने मोल बनाने हैं ना। ये है वॉल्यूम पर क्यूबिक वो ना, आपने बेटा इस वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए मैं मोल बना रहा हूँ। 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर मेक्स 1 मोल। 6.4 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने मोल आएंगे? x। तो यहां से बेटा आप पहला काम ये करेंगे कि मोल निकाल लें। ठीक है, ये कितने आ रहे हैं जरा देखें। 6.4 डिवाइडेड बाय 24,000, ये बेटा आ रहा है आपके पास मोल्स ऑफ H2 2.6 टाइम्स 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 -4। अब बेटा ये जो मोल्स हैं ये कितने सेकंड में आ रहे हैं? 60 सेकंड। 60 सेकंड्स में कितने मोल्स बने? 2.6 टाइम्स 10 रेज टू पावर -4। एक सेकंड में कितना होगा? x। तो आप इसको डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 60। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4.4 टाइम्स 10 रेज टू पावर -6। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने करना है। यूनिट से आपको समझ आ रही है कि क्या करना है। The rate reaction was found to be this. Show the data in the table 2.1 is consistent with the rate equation. हाँ, बट आपको देखिए उसने बता दिया है कि OH के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड है, H2PO2 -1 के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है। आपने ये प्रूफ करना है कि वाकई ये ठीक है। ये लेकिन ये अब क्या करेंगे? पहले आप लोग थोड़ा सोच लें कि आपने क्या करना है बेटा। इसके लिहाज से प्रूफ करना है फर्स्ट ऑर्डर, और OH के लिहाज से प्रूफ करना है सेकंड ऑर्डर, है ना। अच्छा बेटा, इसको हम स्टार्ट करते हैं अभी। 1 मिनट बस मुझे आप दे दें। दानियाल, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप क्या पूछ रहे हो बेटा? दानियाल, आप क्वेश्चन दोबारा कीजिएगा और मैं जरा अब आपको बताता हूँ कि करना क्या। बेटा देखिए, अगर आप H2PO2 -1 के लिहाज से देखें ना, तो बाय कंपेयरिंग एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 2, OH तो कांस्टेंट है ना, ये देखिए, बाय एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 2, तो आपको पता चलेगा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 से बेटा अगर आप कंपेयर करें तो 0 पॉइंट बिगर वैल्यू को ऊपर रख के स्मॉलर से डिवाइड कर, 0.8 डिवाइडेड बाय 0.4, और रेट को भी बेटा इसी तरीके से बिगर वैल्यू को 12.8 डिवाइड बाय 6.4। बेटा ये क्या आ रहा है? 2 इज इक्वल टू 2। मतलब जो काम आपने कंसेंट्रेशन के साथ किया, रेट के साथ भी वही काम हुआ, मतलब वॉल्यूम उतना ही बना ना। इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू H2O2।
order of reaction is first with respect to H2PO2 माइनस। ये बात तो ठीक होगी ना। अब आते हैं दूसरे पर कि जो OH वाला है उसमें क्या हो रहा है। OH में अगर आप देखें तो आपको एक चीज बड़ी अजीब सी लगेगी कि OH में आपको कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं मिल रहा जिसमें H2PO2 कांस्टेंट हो। दोनों चेंज हो रहे हैं, दोनों चेंज हो रहे हैं। देखा, अगर आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 लेते हैं तो उसमें तो OH चेंज नहीं हो रहा। 1 और 3 लेंगे तो दोनों चेंज हो रहे हैं, H2 भी चेंज हो रहा है, H2PO2 माइनस और OH भी। मैं अगर इस तरह करूं कि मैं लेता हूं जी इसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3, ठीक है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट नंबर बेटा हम अगर लें 2 और 3, इसको हम देखते हैं जी ऐसे करके, ये और ये। H2PO2 माइनस में आपके पास इस तरह, इसको बेटा फ्लिप कर रहा हूं, एक मिनट। एक मिनट बेटा, ये आप लोगों के मैसेज क्यों आ रहे हैं कि नो क्लास? आप लोगों को लिंक नहीं किया गया? एक मिनट, कौन से मैसेज आ रहा है कि नो क्लास? अच्छा बेटा, चलें। अब अगर हम इस तरह करें कि एक्सपेरिमेंट नंबर 3 और 2 को कंपेयर करते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 और 2 बाय कंपेयरिंग एक्सपेरिमेंट नंबर 3 एंड 2। तो 3 और 2 में आप देखें कि आपका एक्सपेरिमेंट जो है ना, ये अगर मैं 3 से 2 की तरफ आऊं, ठीक है, मैं 3 से 2 की तरफ आऊं अगर, तो 1.20 कंसेंट्रेशन थी और वो कम होकर 0.8 पे आ गई। लेकिन OH की कंसेंट्रेशन क्या हो रही है? डबल हो रही है, और साथ में जो वॉल्यूम है वो भी ज्यादा हो रहा है। तो इसको हम जरा देख लेते हैं कैसे होगा। तो बाय कंपेयरिंग एक्सपेरिमेंट नंबर 3 और 2, अभी फिलहाल मैं इस तरह करता हूं बेटा, H2PO2 के लिहाज से कर रहा हूं, राइट। तो बिगर वैल्यू को मैं ऊपर रखता हूं, बिगर वैल्यू बेटा, या एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को ऊपर रख रहा हूं, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 0.80 डिवाइडेड बाय 1.20, ठीक है, और 12.8 डिवाइडेड बाय 4.8। अब जरा इसको डिवाइड कर लें आप पहले, इसको बेटा डिवाइड करके देखें क्या आ रहा है आंसर। अगर इसको डिवाइड करते हैं 0.8 डिवाइडेड बाय 1.2, तो ये आ रहा है आपके पास 0.66। मतलब आपने इतने, ये कंसेंट्रेशन कम हो रही है, ठीक है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर ना कम होना चाहिए। यहाँ आ रहा है 12.8 डिवाइडेड बाय 4.8, 2.66। अब जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा बेटा, मैं भी OH को देख ही नहीं रहा, मैं देख रहा हूं सिर्फ किसको? इस H2PO2 माइनस का इफेक्ट देख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पर। अभी आप एक मिनट के लिए OH को छोड़ दें बेटा, मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से 2 पर गया हूं, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से 2 पर गया हूं, और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की वैल्यूज मैंने ऊपर रखी हैं और उसको डिवाइड किया है एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से। ऐसे किया है ना, 0.8 डिवाइडेड बाय 1.2 कर दिया है, और इसी तरीके से 12.8 डिवाइडेड बाय 4.8 कर दिया। बेटा आप लोग अभी बराए मेहरबानी मार्क्स स्कीम पे छोड़ दें, आप ये मेथड देख लें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मरियम पहले ये देख लो बेटा। अब आपको देखें,
जब मैंने इन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंट नंबर 3 किया, यही किया ना, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को डिवाइड किया एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से, तो मुझे क्या पता चला कि जो आंसर आ रहा है H2PO2 माइनस का वो 0.66 है और जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है वो 2.6 आ रहा है। मतलब तो होना तो ये चाहिए था ना भाई कि कंसेंट्रेशन हुई है कम, तो H2 का वॉल्यूम कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए? देखिए फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि आप जितनी कंसेंट्रेशन कम करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम होगा, आप जितनी कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही बढ़ेगा। अच्छा, बाज बच्चे मुझे क्वेश्चन करके पूछ रहे हैं कि सर क्या बिगर वैल्यू को ऊपर नहीं रखते? तो बेटा आप बिगर वैल्यू को ऊपर रखें या स्मॉलर वैल्यू को ऊपर रखें, फर्क कोई नहीं पड़ता। सिर्फ हम बिगर वैल्यू को इसलिए ऊपर रखते थे कि उससे आपका जो आंसर आता है वो होल नंबर में आता है, उससे डील करना आसान होता है। ठीक है, आपने तो रेशो लेनी है ना, रेशो तो आप जिस तरह मर्जी लें, 2 एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को 3 से डिवाइड कर लें या एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को 2 से। यहां मसला क्या आ रहा है? यहां मसला ये आ रहा है बेटा कि आप अगर बिगर वैल्यू लेते हैं ना ऊपर, आप कहते हैं कि मैंने 1.20 को 0.8 से डिवाइड करना है, तो यहां तो उल्टा हो जाएगा, फिर यहाँ 1 को 2 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट में एक वैल्यू बिगर आ रही है और एक वैल्यू स्मॉल आ रही है, तो आपने एक कोई कांस्टेंट मेथड रखना है कि एक्सपेरिमेंट 2 को 3 से डिवाइड करना है या 3 को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप ऊपर क्या वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन अगर आपने एक्सपेरिमेंट 2 की वैल्यूज को ऊपर लिया है और एक्सपेरिमेंट 3 की वैल्यू को नीचे लिया है, तो वो दूसरे रिएक्टेंट के लिए भी वैसे ही करना होगा। तो अभी जरा देखें, मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की वैल्यू को ऊपर रखकर 3 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे पता चला कि H2PO2 माइनस के लिए जो आंसर आ रहा है वो 0.66 आ रहा है। मतलब कंसेंट्रेशन कम किया ना मैंने, कंसेंट्रेशन कम हुई है ना बेटा, 1.2 से 0.8, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होना चाहिए था? कम होना चाहिए था। कितना कम होना चाहिए था? 0.66। क्यों? क्योंकि इसके लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, ये जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन आ रहा है इसको 0.66 से डिवाइड करूंगा। मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूं बेटा, अभी आपको बता देता हूं कि मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूं। 2.66 डिवाइडेड बाय 0.66, ये कितना आ रहा है जी? 4। मैंने ये क्यों डिवाइड किया सुने, देखें यहां पर कंसंट्रेशन मैंने किया है कम, कम किया ना भाई, तो यहां पर ये रेट भी क्या होना चाहिए था, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होना चाहिए था? कम होना चाहिए था। ये कितना कम हुआ है? ये कम मैंने कंसंट्रेशन किया है 0.6, तो ये भी कितना कम होना चाहिए था? 0.6 टाइम्स कम होना चाहिए था। इसलिए मैंने जो मेरे पास आंसर आया था ना 12.8 को 4.8 से डिवाइड करने के बाद वो आंसर आया था 2.6, उस 2.6 को मैंने कट किया 0.6 के फैक्टर से। क्यों? क्योंकि H2PO2 माइनस 0.6 के फैक्टर से कम हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन भी 0.6 के फैक्टर से कम होगा। तो मैंने डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? 4। अब बेटा ये जो 4 आ रहा है ना आंसर, ये जो इफेक्ट है ये पता है किसकी वजह से है? ये इफेक्ट इसकी वजह से है, OH की वजह से। तो जरा देखें एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 को, अब देखें कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 में ये कंसेंट्रेशन क्या हो रही है? टाइम्स 2 हो रही है, और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्या हो रहा है? 4 हो रहा है, टाइम्स 4। 4 गुना बढ़ गया या नहीं बढ़ गया? अब मैं आपको फिर ये बात जल्दी से बता देता हूं मैंने क्या किया बेटा। पहला काम मैंने ये किया कि मुझे ये पता चल गया कि इस फैक्टर के लिहाज से, H2PO2 के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है। ठीक है, अब जब OH की बारी आई ना, तो मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 और 2 सिलेक्ट किए और मैं ऊपर की तरफ आ रहा हूं, ये कि कंसेंट्रेशन आपने कम कर दी 1.2 से 0.8, तो ये कितने टाइम्स कम हुई थी? 0.6 टाइम्स कम किया कंसेंट्रेशन। तो मुझे ये बताएं ये भी कितने टाइम्स कम होना चाहिए था? 0.6। लेकिन आपने इनिशियली क्या करना है बेटा, 12.8 को डिवाइड कर देना है 4.8 के साथ। ठीक है, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट 2 डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंट 3 कर रहा हूं, मेरे पास आंसर पता है क्या आया था? 2.66। ठीक है, अब बेटा मैंने ये किया क्योंकि एक ये जो बेटा 2.66 आ रहा है ना आंसर, ये दो रिएक्टेंट की वजह से आ रहा है। इसमें OH का रोल भी है और इस 2.66 में कंट्रीब्यूशन इसकी भी है। तो मैंने इस H2PO2 माइनस की कंट्रीब्यूशन कम करनी क्योंकि उसकी कंसेंट्रेशन जो कम हुई है, तो मैं H2PO2 माइनस में से
इसकी कंट्रीब्यूशन कम कर रहा हूं। कितना कम करूंगा? फर्स्ट ऑर्डर है, जितनी कंसंट्रेशन कम होगी उतनी यहां पर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। तो 2.66 से मैंने डिवाइड किया 0.66 को, तो जो रिमेनिंग आंसर मेरे पास आया वो आ रहा था बेटा 4। इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 है ना, दिस इज दी दिस फैक्टर इज ड्यू टू दी OH, ये OH की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए OH के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या उसने आपको बताया हुआ है कि OH के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेकंड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको इसमें थोड़ा वर्किंग करनी पड़ती है। अब आप इसमें वर्किंग कर लेंगे, ठीक है, आप इसमें वर्किंग कर लें या इसको इसी को वर्डिंग में बता दें, वर्किंग कर लें तो ज्यादा अच्छा है बेटा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट जो है, स्टेट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K फॉर दिस रिएक्शन। रेट कांस्टेंट निकालना है तो कोई मुश्किल चीज नहीं है बेटा, उसने आपको ऊपर रेट इक्वेशन दी हुई है, ये रेट इक्वेशन दी हुई है। तो K इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय H2PO2 माइनस और OH का होल स्क्वायर। बेटा इसकी वैल्यूज लिखनी है बस आपने। अच्छा, या तो ये रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछ रहा है, सॉरी, रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो आप देखिए रेट की क्या होगी जी, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड, और नीचे बेटा 3 दफा स्क्वायर ब्रैकेट्स है। तो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। बेटा इसको आप सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा इसका जी। मोल से ये मोल कैंसिल हो गया, और बेटा ये आपके पास आ जाएगी यूनिट। देखें मोल, 2 मोल बच गए ना, -2 DM + 6 S - 1। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और मेरा नहीं ख्याल कि आप में से किसी बच्चे को भी ये फॉर्मूला भी याद होगा, आप भूल चुके हो। ये एक फार्मूला है बेटा। देखें ऐसे रिएक्शन जो ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर हो, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, ऐसे रिएक्शन जो ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर हो, उन रिएक्शन की हाफ लाइफ आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। T हाफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर K। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा जब आपको हाफ लाइफ निकालनी हो किसी ऐसे रिएक्शन की जो कि ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर है। K क्या है बेटा यहाँ पर? K इज द रेट कांस्टेंट। K क्या है? रेट कांस्टेंट है। ये 0.693 फॉर्मूला का, ये आपको याद रखना है। तो T हाफ इज इक्वल टू 0.693, ये बेटा उसने कांस्टेंट आपको दिया हुआ है। अच्छा, बाज बच्चे, मुझे समझ नहीं आती आप लोग इतने सिंपल क्वेश्चन क्यों करते हैं भाई। बाज बच्चे कह रहे हैं सर ये फॉर्मूला तो ये है, K इज इक्वल टू 0.693 ओवर T हाफ। तो भाई इससे ये नहीं बनेगा क्या फॉर्मूला? T हाफ बता दे बेटा। 8400 सेकेंड्स, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिस्क्राइब हाउ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। ये भी क्वेश्चन जो है ना बेटा अक्सर बच्चे गलत करते हैं, गौर से देखिएगा। अच्छा एक और चीज आपको बताऊं इस क्वेश्चन में, जब बेटा आप रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो आप एक रिएक्टेंट के लिहाज से देख रहे होते हैं कि इसका क्या इफेक्ट हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन पर, दूसरे को आप स्टडी नहीं करना चाह रहे हो। मतलब आप जब रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं कि इसके लिहाज से फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो आप एक को चेंज करेंगे, दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे। तो कांस्टेंट रखने का तरीका पता है क्या होता है? कि दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप बहुत ज्यादा ले लें, इतनी एक्सेस में लें कि वो अगर कम भी होगी तो वो फील नहीं होगी कि इसकी कंसंट्रेशन कम भी हुई या नहीं हुई। तो इसलिए जब आपने किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखना होता है तो आप उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा एक्सेस में ले लेते हैं, जिस तरह कि इसने इस क्वेश्चन में किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिस्क्राइब हाउ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट K1। अब देखें, आप जब बेटा
इस फॉर्मूले को देखें तो आपको पता चलेगा कि जो रेट है ना, रेट वो इन दो चीजों के इक्वल है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन। बट आप जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ने बढ़ना है या कम होना है, या इस पर कोई आप कहेंगे जी सोचना है हमें, शाटले प्रिंसिपल का कोई इस पे अमल दखल नहीं है। जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन ने बढ़ना ही है, ठीक है। तो आप जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट बढ़ेगा, लेकिन रेट के बढ़ने से बेटा देखिए रेट इन दोनों चीजों के इक्वल है। टेम्परेचर के बढ़ाने से कंसंट्रेशन पर फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? नहीं पड़ता, कंसंट्रेशन तो अनचेंज रहती है ना। तो बेटा फिर जब रेट बढ़ रहा है तो के की वैल्यू क्या होगी, जरा सोचें। आप इसको ऐसे सोचें ना, रेट और ये दोनों इक्वल है, कौन दोनों? कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन। के और जो कंसंट्रेशन है ना H2PO 2-1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट आएगा। लेकिन आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर के बढ़ाने से बेटा रेट ने बढ़ना है, तो जब रेट बढ़ेगा तो डेफिनेटली ये फैक्टर भी बढ़ेगा ना। लेकिन इस फैक्टर में कंसंट्रेशन तो नहीं बढ़ते ना, ये तो नहीं होता टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंसंट्रेशन भी बढ़ती है, नहीं ये नहीं बढ़ता बेटा। फिर क्या चीज बढ़ेगी? के बढ़ेगा। याद रखिएगा कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है और रेट ऑफ रिएक्शन के बढ़ने से के आपका बढ़ता है, तभी ये दोनों जो इक्वेशन के राइट और लेफ्ट साइड है ये दोनों इक्वल रहेंगी। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पर, वो कह रहा है डिस्क्राइब हाउ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ के ऑफ द रेट कांस्टेंट। बेटा तभी हम इन कांस्टेंट्स को कहते हैं कि ये सो कॉल्ड कांस्टेंट है। मतलब कांस्टेंट तो वो होता है ना जो चेंज ना हो, ये तो कांस्टेंट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर के बढ़ाने से ये कांस्टेंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे कि जो K1 है वो इंक्रीज होगा विद टेम्परेचर। मुझे उम्मीद है बेटा ये समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा बेटा मैं आपको बताऊं ये जो क्वेश्चन है कहां से आया है। आपने एक पढ़ा हुआ है होमोजेनियस कैटालिसिस और हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। होमोजेनियस कैटालिसिस बेटा जिसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट सेम फेज में होते हैं, और हेटेरोजेनियस कैटालिसिस जिसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की सेम फेज नहीं होती। और आपने इसमें एक एग्जांपल पढ़ी थी हेबर्स प्रोसेस, जिसमें वो कहता है कि ये आयरन कैटलिस्ट है। पहले क्या होते हैं जी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है ना आकर एड्सॉर्ब होते हैं। याद है ये डायग्राम एक थी। फिर क्या होगा जी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पहले एड्सॉर्ब होंगे ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। फिर क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर बॉन्ड्स बनेंगे, नए बॉन्ड्स बनेंगे, पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे। देन क्या होगा, डिसॉर्प्शन होगी। तो वो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि a student suggests that reaction between H2PO2- and OH might happen more quickly in the presence of heterogeneous catalyst। मतलब किसी सॉलिड स्टेट के ऊपर डिस्क्राइब द मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन का मतलब है कि एक काम कैसे होगा। तो आपने यही बताना है यहाँ पर कि जो रिएक्टेंट्स होंगे, फर्स्ट रिएक्टेंट्स विल एड्सॉर्ब। एड्सॉर्ब लिखना है बेटा डी के साथ। फर्स्ट रिएक्टेंट्स विल एड्सॉर्ब। एड्सॉर्ब का मतलब होता है सरफेस पर अटैच होना, टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। सेकंड आपने बताना है कि न्यू बॉन्ड्स विल फॉर्म एंड ओल्ड बॉन्ड्स विल ब्रेक, ठीक है। पुराने बॉन्ड्स टूट जाएंगे एंड न्यू बॉन्ड्स विल फॉर्म्ड। रिएक्टेंट्स के दरमियान नए बॉन्ड्स बनेंगे और जो रिएक्टेंट्स के अंदर बॉन्ड्स थे पुराने वाले वो टूट जाएंगे। एंड देन क्या होगा बेटा, डिसॉर्प्शन। प्रोडक्ट्स विल मूव, रिमूव हो जाएंगे फ्रॉम द कैटलिस्ट। तो प्रोडक्ट्स विल डिसॉर्ब। डिसॉर्ब का मतलब है डिटैच हो जाएंगे। डिसॉर्प्शन होगी बेटा, ठीक है। ये तीन चीजें आपने बतानी है। पहले एड्सॉर्प्शन, देन बॉन्ड्स विल फॉर्म एंड देन डिसॉर्प्शन। अच्छा जी बेटा अब देखें
नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन पूछ रहा है। तो एलिमेंट which can make one or more stable ion with incomplete d subshell, ठीक है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स which can make one or more stable ions with incomplete d subshell. Vanadium shows some chemical properties of transition element including variable oxidation state to other typical properties of transition. बेटा बहुत सारी हैं, कलरफुल कंपाउंड बनाते हैं, फॉर्म कलरफुल कंपाउंड्स, एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। अच्छा बेटा ये देखिए, बात बच्चे इस क्वेश्चन को लेके, श्री अगर आप क्लास में हैं तो आप इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल काफी दफा पूछ चुकी हैं कि व्हाई द ट्रांजिशन मेटल्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि 4s और 3d में के अंदर एनर्जी गैप बहुत कम होता है। देखिए जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, याद है कॉपर एंड क्रोमियम में आप कहते हैं कि जी 4s का इलेक्ट्रॉन जंप कर गया 3d में, कहते हैं नहीं, क्यों? बाकी जगह तो जंप नहीं करता, सिर्फ 4s 3d में जंपिंग होती है। क्यों? क्योंकि 4s और 3d के अंदर जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम है 4s और 3d में। यही रीजन है कि इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है कि 4s से इलेक्ट्रॉन निकलता है, बाद में 3d से भी निकल सकता है बेटा, क्योंकि एनर्जी गैप कम है, एनर्जी डिस्टेंस या एनर्जी का डिफरेंस कम आ रहा है। तो व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए पहले तो इलेक्ट्रॉन 4s से निकलता है ना, एक एटम है जिससे इलेक्ट्रॉन 4s से निकल गया, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। 4s से निकलने के बाद क्योंकि 4s और 3d में गैप जो कम है, तो 3d से भी निकलने में तकरीबन उतनी ही एनर्जी लगती है। तो आप ये बताएंगे कि लेस एनर्जी डिस्टेंस या लेस एनर्जी गैप बिटवीन 4s and 3d सबशेल। ठीक है जी, ये देखें जिस क्वेश्चन को कैलकुलेशन से रिलेटेड है, VO2 प्लस, आप देख लें यहाँ पर वेनेडियम की ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, ऑक्सीजन 2 माइनस है और ये 4 माइनस, और आपने ओवरऑल चार्ज ना +1 लेकर आना है, तो वेनेडियम 3 प्लस होगा, सॉरी 5 प्लस, 5 प्लस होगा। इसको दोबारा चेक कर लें, ये भी है VO2 प्लस 1 ना, VO2 प्लस 1, ये एक ऑक्सीजन -2, दो ऑक्सीजन है -4 और वेनेडियम 5 प्लस में। ठीक है, वेनेडियम 5 प्लस से 5 V2 में जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना। कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, 3। तो अब देखें बेटा यहाँ पर VO2 प्लस कैन बी रिड्यूस टू V2 प्लस बाय C2O4 माइनस, ये ऑक्सलेट आयन है, C2O4 ये होता है बेटा, जो उसने नीचे इक्वेशन दी है एसिडिक मीडियम में C2O4। इन अ टाइट्रेशन 25 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ये VO2 प्लस 1 इज एडेड टू 10 क्यूबिक सेंटीमीटर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सबसे पहला काम तो बेटा हम क्या करेंगे, ये जो उसने वॉल्यूम दिया हुआ है ना और जो कंसंट्रेशन दी है, इसके मोल निकाल लें जल्दी से। इसे क्या निकालने, मोल, इसको मल्टीप्लाई करें बेटा और डिवाइडेड बाय 1000 कर दें, इसके मोल आ जाएंगे आपके पास। मोल्स ऑफ VO2 प्लस 25 0.3 डिवाइडेड बाय 1000, तो मोल्स कितने आ रहे हैं, 7.50 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -4 मोल्स। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड में आपने इसको ऐड किया, अ सॉल्यूशन ऑफ 0.04 मोल ऑक्सलेट
is then added from a burette. और बेटा जब उसने C2O4 ऐड किया ना ब्यूरेट से, तो आपके पास C2O4 का जो वॉल्यूम यूज हो रहा है पहले एक्सपेरिमेंट में वो 28.15 हुआ है, और जो दूसरे एक्सपेरिमेंट में वॉल्यूम यूज हुआ है वो 28.10 हुआ है. आपने कह रहे बताना है shows these the result are consistent with the stoichiometric of equation 2. आपने स्टोइचियोमेट्री कहते हैं ये जो इक्वेशन के अंदर कोएफिशिएंट्स यूज हुए हैं, इसको यूज करते हुए बताना है कि ये जो वॉल्यूम्स हैं ये ठीक है या गलत निकाले हैं. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे अभी पता चल जाता है बेटा. देखिए आप ये चीज देखें कि इन दोनों में मोलर रेशियो क्या है, 2:3. मैं यहाँ इनकी जरा रेशियो बनाता हूँ. ये VO2+1 है, और बेटा यहाँ पर आपके पास C2O4 है. दोनों की जो मोलर रेशियो है इक्वेशन वाली को मैं लिख रहा हूँ 2:3. अगर 2 मोल वेनेडियम वाले के होंगे तो 3 मोल ऑक्सलेट के होंगे. वैसे वेनेडियम वाले के मोल हैं कितने, इतने हैं 7.50 टाइम्स 10⁻⁴. ठीक है, अब जरा देखिएगा कि कार्बोक्सिलेट सॉरी ऑक्सलेट के कितने होंगे x. वैसे जरा कैलकुलेट करता हूं बेटा. 3 इंटू 0.00075 डिवाइडेड बाय 2. ये बेटा आंसर पता है कितने आ रहे हैं, इसके मोल्स कितने आ रहे हैं C2O4 के. मोल्स ऑफ C2O4 माइनस 0.00113 ये मोल्स आ रहे हैं. कंसंट्रेशन बेटा दी हुई है उसने, ये देखिए ऊपर 0.04. आपको क्या करना है भाई, आपको ये बताना है कि आया C2O4 का इतना वॉल्यूम यूज हुआ या नहीं हुआ. तो पता है कैसे करेंगे, ये देखिए कंसंट्रेशन से हेल्प लें. अब कंसंट्रेशन के अंदर ना 2 यूनिट्स होती हैं, एक वॉल्यूम और एक मोल. यहाँ लिखा वॉल्यूम, यहाँ लिखा मोल. कंसंट्रेशन आपको ये बता रही है बेटा कि 0.04 मोल्स कितने वॉल्यूम में आ रहे हैं, बोले 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में, है ना. ये कंसंट्रेशन ने बताया. तो इतने मोल्स में कितने वॉल्यूम आएंगे, ये जो आपने मोल्स निकाले हैं 0.00113, इतने मोल्स में कितने वॉल्यूम आएंगे x. तो यहां से बेटा आप अभी x निकाल लें. 1000 टाइम्स 0.00113 डिवाइडेड बाय 0.04, ये आंसर आ रहा है 28.25. ठीक है बेटा. आप जरा इन दोनों वैल्यूज की एवरेज लें बेटा. $28.15 प्लस 28.1 28.15 28.125. बेटा तो ये वैल्यूज जो है ना, ये वॉल्यूम बिल्कुल कंसिस्टेंट है. देखें तो आपने बस यहाँ पर इसको ये वॉल्यूम बेटा निकाल कर दे देना है कि ये वॉल्यूम उसके अकॉर्डिंग आ रहा है. ठीक है, ये जो आपके पास मोलर रेशियो थी ना उसके अकॉर्डिंग है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. एन एक्सेस ऑफ C2O4 ऑक्सलेट. C2O4 बेटा ऑक्सलेट होता है. देखिए ये मैंने भी आपको बताया कि ऐसे, दिस इज बाइडेंटेड लाइगेंड. ये बाइडेंटेड लाइगेंड है. React with VO2 plus to form a mixture of two octahedral complexes. The complexes are stereoisomer of each other. Each complex ion contain vanadium V2 plus cation and 3 this oxalate ion. Complete the diagram to show the 3-dimensional structure of one of the complex ion. ठीक है जी. देखिए octahedral बनाना है ना और 3D में है, तो अब ऐसे बनाएंगे. ये देखिएगा
कि बेटा एक ऑक्सीलेट ये आ गया, ये दूसरा ऑक्सीलेट और ये तीसरा ऑक्सीलेट, इसको इथेन डायोइड भी कह सकते हैं, ठीक है। और चार्ज क्या होगा बेटा, देखें, इंक्लूड अ चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स आइन ना। देखें आपके पास वेनेडियम है 2+ और इसको C2O4 3 दफा सराउंड कर रहे हैं, एक पर चार्ज है 2-, तो भी चार्ज निकाल लें। 3 2 -6 और ये +2, तो नेट चार्ज क्या आएगा जी, -2 -6 + 2 -4, तो ये चार्ज इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर आप लिखेंगे -4, ठीक है जी, क्योंकि एक ऑक्सीलेट के ऊपर -2 है और 3 ऑक्सीलेट है, -6 हो जाएगा, वेनेडियम पर 2+ चार्ज था ना। नेक्स्ट देखिए, इसको बेटा जरा एक मिनट मुझे दें, उसको जरा पढ़ें आप क्वेश्चन। देखें यहां पर क्या है जी, वेनेडियम 2 कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय H2O2, मतलब H2O2 तो सिंपल, उसमें एक ही इक्वेशन है H2O2 की, तो ये वेनेडियम की ऑक्सीडेशन हो रही है H2O2 के थ्रू, मतलब वेनेडियम से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है और H2O2 इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन ना। वैसे भी आपको नजर आ रहा है कि H2O2 की E0 वैल्यू मोस्ट पॉजिटिव है, तो उससे तो इलेक्ट्रॉन गेन करना है। और वेनेडियम V2+ कहां पर है जी, बिल्कुल लास्ट वाली इक्वेशन में आपको नजर आ रहा है। लेकिन आपको बताया था कि डायगोनल में होने चाहिए, जब भी कोई रिएक्शन होता है ना इस तरह, तो एलिमेंट्स या जो आपके रिएक्टेंट्स हैं मस्ट बी इन डायगोनल। तो H2O2 इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन एंड V2+ इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, राइट। अब देखें वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द वेनेडियम स्पीशीज दैट फॉर्म व्हेन एन एक्सेस ऑफ H2O2, H2O2 एक्सेस में है, रिएक्ट विद V2 अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। ये जो एक्सेस वाला उसने वर्ड लिखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखें जब वेनेडियम V2 V3 में जाएगा, वो तो जाएगा क्योंकि इसकी E0 वैल्यू नेगेटिव है, इट हैज टू लूज द इलेक्ट्रॉन और H2 हैज टू गेन द इलेक्ट्रॉन, तो वेनेडियम V2 से V3 में जा रहा है, H2O2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। लेकिन H2O2 एक्सेस में खत्म नहीं होगा बेटा, V2 से क्या बन गया V3, V2 से क्या बना V3। अब आपके रिएक्शन मिक्सचर में H2O2 भी है और V3 भी है, क्या ये H2O2 इस V3 को फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा। V3 की E0 वैल्यू देखें, स्टिल लेस पॉजिटिव देन 1.77। देखें जब तक वेनेडियम की वैल्यू 1.77 से कम रहेगी, H2O2 वेनेडियम को ऑक्सीडाइज करता जाएगा। अब आप जरा देखें, V2 से V3 में गया, लेकिन V3 की जो E0 वैल्यू थी वो 0.34 है, जो कि बहुत कम है 1.77 से, तो H2O2 V3 को फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा V4 में। अब ये जो VO2+ है ना, ये VO2+ बेसिकली ये वेनेडियम 4 में जा रहा है, इधर देखिए ये +4 और -2 और आंसर +2 आ। अब ये जो VO2+ है, मतलब वेनेडियम 4, इसकी E0 वैल्यू बेटा किस में आ रही है, 1.00, स्टिल लेस पॉजिटिव देन 1.77, तो ये बेटा फर्दर ऑक्सीडाइज होगा इसके अंदर, किसके अंदर, VO2+1 में, VO2+1 में जाएगा। इसलिए बेटा आपके पास जो यहां पर आइडेंटिफाई द वेनेडियम स्पीशीज दैट फॉर्म व्हेन एन एक्सेस ऑफ H2O2 रिएक्ट विद V2 अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन, कह रहा है कि वेनेडियम की कौन सी स्पीशी बनेगी, तो ये वाली बनेगी बेटा, ये यहां जाके रिएक्शन रुकेगा VO2+1, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेटा E0 वैल्यू जो है ना, E0 वैल्यू ऑफ H2O2 is greater than all vanadium ions। जितने भी वेनेडियम आइंस हैं उसके मुकाबले में जो H2O2 की E0 वैल्यू है वो बिगर है, इसलिए बेटा वो सबको ऑक्सीडाइज करता जाएगा। और ये उस सूरत में होगा जब एक चीज एक्सेस में है अलीसा, जब कोई चीज एक्सेस में होगी तब होगा। अब देखें वो कह रहा है कि कंसंट्रेटेड H2O2 रिएक्ट विद वेनेडियम टू फॉर्म रेड VO2 3+ आइन। VO2 3+ contain vanadium combined with peroxide anion। बेटा peroxide की पहले कहानी समझ लें,
पर ऑक्साइड का मतलब होता है ऐसा ऑक्साइड जिसके ऊपर -1 चार्ज हो, पर ऑक्साइड कहते हैं O1 माइनस को। ठीक है जी। तो यहां पर वो कह रहा है कि जो VO2 3+ है, इसमें वेनेडियम ये कंबाइन कर रहा है पर ऑक्साइड एनाइन से। ठीक है, पर ऑक्साइड एनाइन। तो वेनेडियम के अंदर दो ये जो है ना VO2 3+, इसने बता दिया कि VO2 3+ के अंदर ये जो ऑक्सीजन है ये पर ऑक्साइड है, और उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है 2-। ओवरऑल चार्ज क्या है 2- बेटा। तो एक पर क्या होगा, एक पर क्या चार्ज होगा बेटा 1- होगा। एक पर चार्ज होगा 1-। अब आपको ओवरऑल आंसर +3 लेकर आना है। तो क्या चार्ज होना चाहिए वेनेडियम पर +5, ठीक है ना, +5 होगा वेनेडियम पर। तो -2 के साथ सॉल्व करें तो आखिर में +3 आ जाएगा। तो ये देखें बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, मेरा नहीं ख्याल बच्चे इसको ठीक करेंगे, काफी बच्चे इसको गलत करेंगे, क्योंकि बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता कि पर ऑक्साइड का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के ऊपर -1, और VO2 3+ पे जो O2 है दैट इज पर ऑक्साइड, और इस O2 का चार्ज उसने आपको बताया हुआ है 2- है। ठीक है, तो वेनेडियम पर चार्ज क्या हो जाएगा +5 आ जाएगा। फिर आप लोग क्या कहते हैं कि ये हम, मेरा ख्याल है कि ऑर्गेनिक वाला पार्ट अगर हम कल की क्लास में करें, क्योंकि अभी तो काफी पेपर रहता है। ठीक है बेटा, ऑर्गेनिक इंशाल्लाह हम फिर कल की क्लास में कर लेते हैं, क्योंकि अभी इसमें हमने काफी डिटेल मैंने आपको बतानी है और भी। तो आज के लिए इतना काफी है, या और कर लें, आप लोग क्या कहते हैं? काफी लंबा अभी पेपर रहता है ये, तो बाकी इंशाल्लाह हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, कल की टाइमिंग मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सेम टाइम पे भी रख सकते हैं, थोड़ा जल्दी भी रख सकते हैं, क्योंकि कल